Hello, everybody. Today I shall be discussing before you planning. प्लानिंग जिसे हम हिंदी में नियोजन के रूप से जानते हैं, वो प्लानिंग आज हम आपके सामने अध्ययन करेंगे। बेसिकली किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो गृहस्थ हो, प्लानिंग आवश्यक है जिंदगी को सुचारू, सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो जब इंडिविजुअल तक के लिए प्लानिंग अनिवार्य है, तो आप ये समझिए कि जो हमारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे व्यावसायिक संस्थान हैं, उनके लिए प्लानिंग कितनी महत्वपूर्ण होगी। हम ये कहें कि मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन हमारी प्लानिंग है, तो इसमें कोई हमारी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम किसी भी कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि यदि हमें एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करना है, तो हमें भविष्य के लिए, चाहे उत्पादन के बारे में हो, चाहे सेल के बारे में हो, चाहे मार्केटिंग के बारे में हो, चाहे फाइनेंस के बारे में हो, एक निश्चित ताना बाना अपने सामने बुनना पड़ेगा। और जब तक हम उस निश्चित ताने बाने को अपने सामने नहीं बुनते, तब तक हम उस कार्य को एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। बेसिकली आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि नियोजन किसी भी कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ कि एक अध्यापक के रूप में मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे। सपोज मेरा इस साल का रिजल्ट 80% आया, तो मैं एक भविष्य के लिए सोचूंगा कि अगले साल का रिजल्ट मेरा 90% आए। एक छात्र के रूप में आप ये सोचेंगे कि इस साल यदि आपके 65% नंबर आए हैं, तो अगले साल आपके 75% आए। अब भाई, ये मेरा और आपका जो सोचना है, ये खाली सोचने से तो इसकी पूर्ति नहीं होगी। खाली सोचने से तो हमने जो सोचा है वो प्राप्त नहीं हो रहा। वो प्राप्त कैसे होगा? वो प्राप्त उस प्लानिंग की एक निश्चित रूपरेखा बनाकर उस कार्य को करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करके हम भविष्य में उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर। इट इज ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। इट इज ए मेथड ऑफ पूर्वानुमान। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा प्लानिंग की बारे में सब चीज़ें जानकारी हुई। जहाँ तक सामान्य सी बात मैं आपसे कहूँ, ये चीज़ आपने बीकॉम में भी एक स्मॉल स्तर पर जरूर पढ़ी होगी, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में। परंतु क्योंकि अब हमारा पेपर है एमकॉम में, ये हमें इसके बारे में आपको बताना है, आपको इसके बारे में समझना है, समझ के आपको इसके बारे में अपने एग्जामिनेशन में देना है। तो ये प्लानिंग हमारी होती है। बहुत शॉर्ट में ही हम पढ़ा सकते हैं आपको, क्योंकि अब जो हमारा पढ़ाने का मेथड है, इसमें बहुत लंबा लेक्चर आप लोगों तक भेजना संभव नहीं है। तो इन शॉर्ट ही वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स। तो प्लानिंग के कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में हम आपसे कहें तो प्लानिंग जो है या नियोजन जो है, वो सर्वोत्तम विधि का चुनाव है। प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड। हमारे सामने कोई भी कार्य करना है, उस कार्य को करने के विभिन्न तरीके हमारे सामने
हो सकते हैं। उन विभिन्न तरीकों के डिफरेंट प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। उन प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब लाभ और हानियाँ, अर्थात किसी कार्य को करने के क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस पॉइंट्स हैं। तो जिस कार्य को करने में या जिस प्लानिंग को अपनाने में हमारे सामने सर्वोत्तम लाभ आ रहे हों और न्यूनतम हानियाँ आ रही हों, उस कार्य को या उस चीज़ को हम भविष्य की प्लानिंग के रूप में अपनाएंगे। अगली चीज़ है हमारी कि नियोजन जो है ये योजना की एकता है। दिस इज बेसिकली ए यूनिटी ऑफ प्लानिंग, अर्थात एक संस्था में एक वक्त में एक कार्य को करने के लिए एक ही प्लानिंग का प्रोसेस हो सकता है। हम एक से अधिक प्लानिंग के तरीके साइमल्टेनियसली उस संस्था में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये तो हो सकता है कि एक तरीका हम अपना रहे हों, दूसरा तरीका हम साइड में रिजर्व के लिए रख लें कि यदि पहले तरीके से हमारा कार्य ठीक नहीं चल रहा तो हम भविष्य में कभी दूसरे तरीके को अपनाकर अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी कि प्लानिंग पूर्वानुमान लगाना है। प्लानिंग, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि प्लानिंग इज बेसिकली फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? जैसे बजट बनाती है सरकार, बजट क्या बनाती है? इट इज ऑल्सो ए फोरकास्टिंग फॉर द कमिंग ईयर। तो वो जो होता है पूरा ताना बाना, पूरा लेखा जोखा आने वाले वर्ष के लिए होता है और उसके आधार पर हम आने वाले वर्ष में कार्य करने का प्रयास करते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमने बजट बनाया है उस बजट में इंगित उद्देश्यों की पूर्ति हम उस वर्ष में कर लें। ऐसे ही हमारा व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन भी है। उस व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन में भविष्य के लिए कुछ हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की हमें पूर्ति करनी है। जैसे कि आज हमारा यदि टर्नओवर या हमारी सेल्स 1 लाख है तो अगले वाले साल आने वाले वर्ष के लिए हम ये सोच सकते हैं कि हमें 1.25 लाख या 1.5 लाख सेल्स करनी है। अब ये 1.25 लाख या 1.5 लाख सेल्स ऐसे तो नहीं हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम प्रोडक्शन बढ़ाने की सोचेंगे तो हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा रॉ मटेरियल लेने की भी सोचेंगे तो हमें ज़्यादा मजदूर लेने पड़ेंगे या उन्हीं मजदूरों से ओवर टाइम कार्य कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक पूर्वानुमान लगाना है और उस पूर्वानुमान को प्राप्त करना है। नियोजन का उद्देश्य जो है वो भविष्य के लक्ष्य को ही प्राप्त करना होता है। तो यही हम कर रहे हैं कि एक भविष्य का लक्ष्य बनाया और उस भविष्य के लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्य हमने किए। अगला पॉइंट है हमारा कि नियोजन जो है इट इज प्रिवलेंट इन एवरी मैनेजेरियल एक्टिविटी। ये सभी प्रबंधकीय कार्यों में व्याप्त है। कोई भी प्रबंध का कार्य हो वो बिना नियोजन के नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो जब तक हम नियोजन को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, सभी विभागों में इसका एक उचित क्रियान्वयन और आपस में समन्वय नहीं करेंगे, तब तक हम संस्था के लिए आवश्यकताओं की, संस्था की पूर्ण नियोजित अभीष्ट की पूर्ति नहीं कर सकते। अगली चीज है हमारी कि नियोजन जो है एक इलास्टिक प्रोसेस है, लोचदार प्रक्रिया। अर्थात नियोजन में यदि हमने ये सोचा कि भविष्य में हमें 100 मजदूर लगाने हैं तो वो हमारी कोई पत्थर की लकीर नहीं हो गई
कि हमें 100 मजदूर लगाने ही लगाने हैं। हम आवश्यकता पड़ने पर 100 की जगह 90 मजदूर भी लगा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 100 की जगह 120 मजदूर भी लगा सकते हैं। दिस इज अवर इलास्टिक प्रोसेस। अगला पॉइंट है हमारा कि नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। इट इज ए कांस्टेंट प्रोसेस। अर्थात किसी संस्था में किसी कार्य को करने के लिए हमने एक प्लानिंग करी, तो खाली उस प्लानिंग की पूर्ति के उपरांत ही हम ये नहीं सोच सकते कि भाई हमारा कार्य समाप्त हो गया। बेसिकली क्या है? बेसिकली हम एक नियोजन के साथ साथ साइमल्टेनियसली भविष्य के लिए दूसरे नियोजन की प्लानिंग भी करते रहते हैं, जिससे कि जैसा ही वो नियोजन समाप्त हो, उस नियोजन के उपरांत दूसरा नियोजन हमारा चलता रहे। इस तरह एक के उपरांत एक के उपरांत एक के उपरांत एक संस्था में लगातार कार्य होता रहे। और अंतिम चीज है हमारी कि नियोजन एक परस्पर आश्रित प्रक्रिया है। संस्था के विभिन्न विभाग हैं, उन सभी विभागों में आपस में नियोजन म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर आधारित होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि हमें अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाने के लिए हमें मशीनरी का बड़ा होना आवश्यक है, रॉ मटेरियल का अधिक खरीदना आवश्यक है, मैन पावर अधिक होनी आवश्यक है। खाली हमारे सोचने मात्र से हमारी सेल नहीं बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नियोजन का फाइनल पॉइंट है, दैट इज अफेक्टिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण हैं जिनको हमने नियोजन के लक्षण के रूप में आपके सामने पढ़ा। इसके बाद बहुत शॉर्ट में हम आपके सामने नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, जो हमने लक्षण पढ़े थे, कमोवेश वो ही हमारे उद्देश्य हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान लगाना। भाई हमने पहले पढ़ा था, तो नियोजन में हम क्या करेंगे कि भविष्य की आवश्यकताओं की एक अनुमान लगाएंगे। वो अनुमान किसका होगा? आने वाले कल का। तो भविष्य के लिए या आने वाले कल के लिए या आने वाले समय के लिए हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारा पूर्वानुमान लगाना ही होगा। अगला पॉइंट है कि प्रबंधकीय कार्यों में मितव्ययता। देखिए, भविष्य की कोई भी सोच की पूर्ति हम तभी कर सकते हैं जबकि हम अपने विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों में मितव्ययता लाएं, इकोनॉमी लाएं। क्योंकि एक्स्ट्रा वैगेंजा यदि हम करेंगे तो उस एक्स्ट्रा वैगेंजा के उपरांत हम अपने कार्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है हमारा कार्यों को उचित दिशा प्रदान करना। जो भी हमें कार्य करने हैं वो सभी कार्य जब तक हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में नीचे से लेके ऊपर तक नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने कार्यों की पूर्ति एक इच्छित प्रकार से वांटेड नेचर में नहीं कर सकते। अगली चीज है हमारी भावी कार्यों में निश्चितता लाना। वैसे तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। भविष्य को हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि शाम को दिन छुपेगा और सुबह को सूर्य का उदय होगा। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो एक प्रकृति की लीला है। परंतु सामान्यतः यदि मैं कहूँ कि मैं आज 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, भविष्य में 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर लूँगा, तो ये हमारा एक बहुत सी संभावनाओं पर आधारित होता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम सभी उन संभावनाओं की पूर्ति के लिए या अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अपने कार्य
जिस जिस स्टेज पर हमें करने हैं, जिस जिस चरण में हमें जिस कार्य को करना है, उस चरण में हम उस कार्य को करते चलें। अगला पॉइंट है हमारा संस्था की गतिविधियों में समन्वय लाना। ऑलरेडी इसका डिस्कशन आपके हमने कर चुका कि जो लक्षण में पढ़ा था हमने कि संस्था के जो विभिन्न विभाग हैं, उन सभी विभागों में आपस में समन्वय जब तक नहीं होगा, जब तक हम अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगली चीज है हमारी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अभी आपके हमने पढ़ा मैंने अभीष्ट की प्राप्ति। अभीष्ट से मतलब जो हमने अपनी संस्था के लिए निर्धारित लक्ष्य सोच रखे हैं, तो उन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए या उन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें उन तमाम कार्यों को करना है जो तमाम कार्य इस कार्य के लिए वांछित हैं। एंड लास्ट but not the least, we should keep in mind that today it is a era of competition. ये युग प्रतियोगिता का युग है। जो कार्य कर रहे हैं हम एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे जैसे पता नहीं कितने ही लोग, कितनी ही इंडस्ट्रीज उस कार्य को करने के लिए लगी हुई हैं। तो अपनी संस्था को अच्छे से अच्छे तरीके से हम कब चला सकते हैं? जबकि हम अपनी संस्था में किसी प्रकार का भी कोई अपव्यय, चाहे वो अपव्यय श्रम का हो, चाहे वो अपव्यय समय का हो, चाहे वो अपव्यय धन का हो, किसी भी प्रकार का कोई अपव्यय ना हो, और इन अपव्ययों को खत्म करके ये जो हमारी वेस्टेजेस हैं, इन वेस्टेजेस को खत्म करके हमने अपने भविष्य के लिए जो उद्देश्य चुन रखा है उस उद्देश्य की पूर्ति करें। तभी संभव है, जबकि इस कंपटीशन के युग में हम अन्य संस्थाओं के साथ कॉम्पीट करके उनसे आगे निकलेंगे और उनसे आगे निकलकर अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।